हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम PC5 का टॉपिक करेंगे कैग्स टीपीसी एक्ट 1971। पहले पूरा नाम देख लेते हैं एक्ट का। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस अमेंडमेंट एक्ट 1971। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टीपीसी एक्ट कब लागू हुआ था। तो ये 15 दिसंबर 1971 को लागू हुआ था और इसमें 26 सेक्शंस हैं जिन्हें 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जो चैप्टर 1 है उसमें जनरल इंट्रोडक्शन है और इसमें 2 सेक्शंस ही कवर हैं, सेक्शन 1 एंड 2। चैप्टर 2 में कैग की सैलरी या सर्विस की कंडीशंस बताई हुई हैं और इसमें सेक्शन 3 to 9 कवर होते हैं। चैप्टर 3 में कैग की ड्यूटीज एंड पावर्स बताई गई हैं और इसमें सेक्शंस 10 to 20 कवर होते हैं। चैप्टर 4 मिसलेनियस चैप्टर है और इसमें सेक्शंस 21 to 26 कवर होते हैं। तो जो ये सेक्शंस हैं 1 to 9 ये दिखाते हैं कि कैग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो आपको ये याद रखने हैं, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। जो सेक्शन 1 to 9 है उससे कैग की इंडिपेंडेंसी पता लगती है। जो सेक्शन 10 to 12 है ये अकाउंट्स से रिलेटेड है, कैसे अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है और कैसे उनकी सबमिशन होती है, उससे रिलेटेड ये सेक्शंस हैं। सेक्शन 13 to 20 ऑडिट से रिलेटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए थे। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने हैं। जो टीपीसी एक्ट है ये पास हुआ था किन आर्टिकल्स के बेसिस पे। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 148 उसके क्लोज 3 के बेस पे और आर्टिकल 149। ये आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। 148 to 151 आर्टिकल्स जो हैं वो कैग से रिलेटेड है, तो आपको ये आर्टिकल्स टिप्स पे होने चाहिए। जो आर्टिकल 149 है ये पावर्स बताता है कैग की और 148 के क्लोज 3 में उसकी सैलरी एंड टर्म्स ऑफ कंडीशन सर्विसेज बताया हुआ है। जो टीपीसी एक्ट है इसे 4 टाइम अमेंड किया गया है। तो पहले हुआ था 1976 में, फिर 1984 में, फिर 1987 में, देन 1994 में। तो आपको ये ईयर्स याद रखने हैं किस किस ईयर में ये अमेंड किया गया है। तो 4 टाइम्स इसका अमेंडमेंट हो चुका है। तो अब हम सभी चैप्टर्स इसके कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी और इसमें 2 सेक्शंस पढ़ने हैं हमें, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 है टाइटल। इसमें बस बताया हुआ है कि इसको डीपीसी एक्ट 1971 कहा जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 2। इसमें कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन होता है ये बताया गया है कि इसे आर्टिकल 148 के अंडर अपॉइंट किया जाता है। तो आपको ये आर्टिकल नंबर याद रखना है। आर्टिकल 148 के अंडर इसे अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्टेट। जो स्टेट की डेफिनेशन है वो कहाँ से मिली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हैं उसका जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें स्टेट की डेफिनेशन स्पेसिफाई की गई है। नेक्स्ट इज यूनियन। इस एक्ट में जहाँ पे भी वर्ड यूनियन यूज किया हुआ है उसका मतलब है कि उसमें यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है, चाहे उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है या नहीं है। तो यानी कि यूनियन में सेंटर भी आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है और यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज चैप्टर 2 सैलरी एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ कैग। तो इसमें हमें सेक्शन 3 to 9 पढ़नी है। तो सेक्शन 3 है जो वो है सैलरी से रिलेटेड, कैग की सैलरी से रिलेटेड। तो जो कैग की सैलरी है वो किसके इक्वल होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी होती है उसी के बराबर कैग की सैलरी होती है। रिसेंटली ये इसकी अमाउंट कितनी है 2.5 lakhs, यानी कि 2.5 लाख सैलरी होती है कैग की। और इसे चार्ज किस पे किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे इसे चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 4 टर्म ऑफ ऑफिस। जो कैग है उसके ऑफिस की टर्म कितना रहता है वो हमें देखना है। या तो 6 years की सर्विस हो सकती है या फिर अगर उसकी 65 years की एज हो गई है तो उसकी टर्म खत्म हो जाएगी, जो भी पहले हो जाए। अगर 6 साल उसकी सर्विस को नहीं हुए और फिर भी उसकी एज जो है 65 पहुंच गई है तो उसकी टर्म वहीं पे ख़त्म हो जाएगी।
जो कैग है वो अपनी पोस्ट को वैकेंट कर सकता है रेजिग्नेशन देके, और रेजिग्नेशन वो किसे देता है? प्रेसिडेंट को रिटन लेटर के फॉर्म में देता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 5 लीव। जो कैग है उसे लीव ग्रांट किन रूल्स के बेसिस पे की जाती है? उसके ऊपर वही रूल्स लगते हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेंबर्स पे लगते हैं। और कैग को लीव ग्रांट करना और रिफ्यूज़ करना किसके पास पावर है? ये प्रेसिडेंट के पास, यानी कि प्रेसिडेंट ही कैग को लीव ग्रांट कर सकता है या रिफ्यूज़ कर सकता है, और जो लीव ग्रांटेड होती है उन्हें वो रिवोक भी कर सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 6 पेंशन। जो कैग की पेंशन बनती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के पेंशन के बराबर होती है। सेक्शन 7 खत्म कर दिया गया है। सेक्शन 8 राइट टू सब्सक्राइब टू जीपीएफ। जो कैग है उसके पास भी राइट है कि वो जीपीएफ में सब्सक्राइब कर सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 9 अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस। इसमें बताया गया है कि जो बाकी की कंडीशंस होती है सर्विस की, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, रेंट फ्री रेजिडेंस, कन्वेंस फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये जो बाकी की अलाउंसेस हैं उसे वैसे ही मिलते हैं जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को जो सर्विसेज मिलती हैं वही कैग को मिलती है। नेक्स्ट इज चैप्टर 3 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग। इसमें हमें सेक्शंस 10 to 20 पढ़ने हैं। इस वीडियो में हम 10, 11, 12 एंड 13 सेक्शंस कवर करेंगे, बाकी के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेक्शन 10 इज रिगार्डिंग कंपाइलेशन एंड कीपिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स बाय कैग। तो इसमें बताया गया है कि कैग जो है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को कंपाइल करता है। तो कैग रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंपाइलिंग द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ ईच स्टेट, और उन अकाउंट्स की कंपाइलिंग के बाद उनकी कीपिंग भी उसे ही करनी पड़ती है। लेकिन प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो कैग की कंसल्टेशन के साथ उसे इस ड्यूटी से फ्री कर सकता है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत, आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद कैग को इस ड्यूटी से फ्री कर सकता है। इसी सेक्शन के आधार पर कैग को रिलीव कर भी दिया गया है। अब ये कैग का काम कौन करता है? सीजीए करता है। सीजीए बनाता है यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स। ऐसे जो स्टेट का गवर्नर है वो प्रीवियस अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट के प्रीवियस अप्रूवल के साथ और कैग की कंसल्टेशन के बाद कैग को रिलीव कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स कंपाइल करने से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनियन के केस में प्रेसिडेंट रिलीव करेगा कैग को और कैग की कंसल्टेशन तो होनी चाहिए, और स्टेट के केस में गवर्नर पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेगा और फिर कैग की कंसल्टेशन के साथ कैग को इस काम से रिलीव कर देगा। ऐसे जो अकाउंट्स की कीपिंग है उससे भी प्रेसिडेंट कैग को रिलीव कर सकता है आफ्टर कंसल्टेशन विद कैग। नेक्स्ट इज सेक्शन 11 प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स बाय कैग। कैग क्या करता है? जो कंपाइल्ड अकाउंट्स होते हैं उनसे अकाउंट बनाता है जिसमें वो एनुअल रिसीट्स और डिस्बर्समेंट्स शो करता है। यूनियन के लिए भी बनाता है, स्टेट के लिए भी और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी बनाता है। और इन अकाउंट्स को सबमिट किसे करता है? यूनियन के केस में प्रेसिडेंट को, स्टेट के केस में गवर्नर को, और जिन यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके एडमिनिस्ट्रेटर को। तो यूनियन के केस में अकाउंट किसको सबमिट होगा? प्रेसिडेंट को। स्टेट के केस में गवर्नर को, और यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली उनका किसको होगा? एडमिनिस्ट्रेटर को। अब जैसे सेक्शन 10 के में था ऐसे सेक्शन 11 में है। जो प्रेसिडेंट है वो कैग की कंसल्टेशन के साथ कैग को इस काम से फ्री कर सकता है, और ऐसे स्टेट का जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ कैग की कंसल्टेशन के बाद कैग को इस काम से फ्री कर सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 12
जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं। अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए होती है तो कैग उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और असिस्टेंस भी देगा, हेल्प करेगा उनकी अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में अगर वो मांगते हैं कैग से हेल्प। तो सेक्शन 12 भी इम्पोर्टेंट है, आपको सभी सेक्शंस याद रखने हैं। सेक्शन नंबर भी याद होना चाहिए और सेक्शन में क्या कहा गया है सब कुछ आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 13। इसमें सेक्शन 13 ऑडिट से रिलेटेड है। जो कैग है उसकी ड्यूटी है कि वो सारा एक्सपेंडिचर ऑडिट करे जो भी कंसोलिडेटेड फंड से किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, स्टेट का, यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी के कंसोलिडेटेड फंड से जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उनका ऑडिट करना है कैग को। और कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं उनका भी ऑडिट करेगा कैग। और जो यूनियन या स्टेट के डिपार्टमेंट्स ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उनका भी ऑडिट कैग करेगा। तो आपको याद रखना है कि सेक्शन 13 में किससे रिलेटेड है, कैग की ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, मेनली ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर हो रहा है इसमें। तो अभी हमने यहाँ पे सेक्शन 1 to 13 पढ़ ली हैं, बाकी के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।